तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। होली में हमारी बहुत सारी क्लासेस बंद हो गई थी और फिर बीच में 12th का टॉपर वेरिफिकेशन और 10th का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हम लोगों का बहुत सारा क्लास बंक हुआ था। ठीक, चलिए हम लोग फिर से शुरुआत कर देते हैं वही अंदाज में। हम लोगों ने बायोलॉजी शुरू किया था, बायोलॉजी जिसका नाम है हमारा बुक ये है बायोलॉजी का जीव विज्ञान, जिसमें चैप्टर 1 हम लोग शुरू किए थे। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या, आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। हमारा चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट भी कर दिए थे और बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस ये भी डिस्कशन कर लिए थे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहां पे जाइए आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजी का। इससे पहले सिलेबस डिस्कशन और जैव प्रक्रम के बारे में बता दिए थे, लेकिन जो जो हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले आपको बताए थे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है बताए थे, चैप्टर का ही हमारा नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में बताइए, चलिए जल्दी से। क्या है जैव प्रक्रम? प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में बताए थे। वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का शरीर का मेंटेनेंस होता है, यानी अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब कि जहां घाव हो गया, घाव को भर जाता है, हाइट बढ़ाना, शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक, तो वो सारी क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से आपको बता देते हैं जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या बताए थे आपको। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक, जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण। क्रियाएं क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या है, क्रियाएं। क्रियाएं जिनसे क्या होता है, अनुरक्षण होता है हमारा। ठीक, अनुरक्षण। और सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे में क्या क्या हो जाएगा हम आपको बताए थे, क्या क्या हम लोग खाना खाते हैं तब हम लोगों का स्वस्थ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोषण, खाना खाना। ठीक, पोषण। और क्या बताए थे, हो जाएगा श्वसन। ठीक, सांस लेना, ऑक्सीजन जाता है शरीर में, हमारे सांस लेते हैं तो श्वसन, बिना सांस ले मनुष्य मर जाएगा। ठीक, पोषण, श्वसन। और क्या होगा, परिवहन। परिवहन। चौथा होगा उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन। इस सभी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बता दिए थे, क्या परिवहन होता है, किस चीज में क्या पढ़ते हैं। देख लीजिए, इसमें पढ़ते हैं पोषण में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में, इसमें पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, इसमें पढ़ते हैं परिवहन तंत्र यानी दिल का कार्य कैसे करता है, और इसमें उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी कैसे कार्य करता है। ठीक, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। जैव प्रक्रम हो गया। फिर जैव प्रक्रम समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या है, पोषण। सबसे पहला क्या है, पोषण। आपको पोषण भी समझा दिए थे पिछले लेक्चर में। पोषण, पोषण क्या है तो आपको हम बताए थे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। एक सेकंड, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठे हैं कि नहीं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिए सबसे ऊपर एकदम फ्रंट पेज पे बायोलॉजी क्लास 10th, और उसके बाद फिर लिखना शुरू किए जो जो बता रहे हैं, ताकि ये सब एकदम चैप्टर 1 एकदम शुरुआत का बता रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आपका नहीं निकालिएगा, सोचिएगा कि एक लेक्चर का बैकलॉग लग गया, वही देख के बताएंगे। वही बता रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ा दिए हैं। ठीक, इसलिए कॉपी कलम निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। ठीक, वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का रक्षण होता है जैव प्रक्रम। पोषण क्या कहलाता है, पोषण मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना। पोषक तत्व मतलब सेव, अनार, फल, ये सब जितना भी हो गया ना, खाना दाना, हम लोग उस सभी में क्या क्या रहता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और वगैरह वगैरह जितना भी चीज होता है ना, हमारे पोषक तत्व यानी कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और भी ढेर सारा होता है। ठीक, उसे कहते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक, क्या कहते हैं, पोषण, पोषण तत्वों को ग्रहण करना। ठीक, पोषक, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जल्दी जल्दी आप लोग भी मेरे साथ लिखिए अपने कॉपी में। ठीक, उपयोग करना। ठीक, उपयोग करना। पोषण किसे कहेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, और यही बताए थे पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो है दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा होता है हमारा परपोषण। ठीक, परपोषण। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब आप लोग जानते ही होंगे
स्वपोषण जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक। स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक, खुद बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं, ठीक। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद का भोजन बनाते हैं, और कुछ छोटे छोटे शैवाल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ तथा शैवाल, ठीक। शैवाल, शैवाल मतलब जो काई लग जाता है ना, आप लोग देखते होंगे जहां पर ज्यादा पानी गिरता रहता है, नाली वगैरह या पेड़ उड़ के पास काई लग जाता है, उसी को शैवाल कहते हैं, ठीक। तो स्वपोषण समझ गए, जिसमें प्राणी अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक। परपोषण जिसमें भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक। दूसरे पे कैसे निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य हो गए, हम लोग या तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो साग सब्जी खाते हैं, फल फूल सलाद वगैरह, ये सब कहाँ पेड़ पौधे से आता है, फसल से आता है, ठीक। धान चावल रोटी खाते हैं, ये सब पेड़ पौधा से आता है। और जो नॉनवेज वगैरह होते हैं वो मुर्गा मछली मटन चिकन वगैरह वगैरह खाते हैं, वो सभी क्या दूसरे जीवों को मारकर खा रहे हैं, यानी कि दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे पर पोषण, ठीक। पर पोषण में दूसरे जीवों से मार के भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से, यानी कि या तो पेड़ पौधे से, पेड़ पौधा भी तो जीव ही है, तो या तो पेड़ पौधे से फसल से भोजन प्राप्त करेगा, या तो मुर्गा मछली वगैरह खाते हैं वो लोग, ठीक। तो ये हो गया परपोषण। परपोषण में सभी आ जाएगा, गाय भैंस बकरा बकरी जितना भी प्राणी है ना, पेड़ पौधे के अलावा सब हो जाएगा परपोषण में, ठीक। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसमें भी, इसमें हो जाएगा मनुष्य, चूहा, मनुष्य चूहा कुत्ता इत्यादि, कुत्ता, ठीक, इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा पर पोषण का उदाहरण, ठीक। पोषण समझा दिए थे, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण तो ये ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। पर पोषण 3 प्रकार का होता है, पर पोषण को बताए थे कितने प्रकार का होगा, पर पोषण 3 प्रकार का होगा, ठीक। पर पोषण 3 प्रकार का, पहला हो जाएगा इस वजह से ये करते हैं, पर पोषण भी 3 प्रकार का होता है। जो पर पोषण है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन, पहला होता है अथी मृत जीवी पोषण, मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। इसमें क्या होता है, जो जंतु होते हैं सड़े गले मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक। वैसे पोषण जिसमें सड़े गले, नाम है क्या है मृत जीवी, यानी कि मरा हुआ जीव, मरा हुआ जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आता है हमारा कवक आता है, कवक, और बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, ठीक, वगैरह वगैरह आता है, ठीक। मृत जीवी पोषण मतलब कि मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कोई जीव मर गया है, देखते होंगे छोटे छोटे पिल्लू लग जाता है उसके शरीर पे, चूहा या बिल्ली के देखे होंगे मर जाता है, या कुत्ता, तो उसका शरीर पे छोटा छोटा पिल्लू सब ढेसला कवक शैवाल लग जाता है, सॉरी शैवाल नहीं, कवक और बैक्टीरिया छोटे मोटे लग जाते हैं, और सभी उसको उसके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मरे हुए शरीर से, ठीक। ये हो गया मृत जीवी। दूसरा होता है हमारा परजीवी, परजीवी परपोषण, ठीक। परपोषण को ही कहा जाता है विषम पोषण, ठीक। कंफ्यूज आइएगा मत, परपोषण को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं विषम पोषण, ठीक, विषम पोषण। यदि आपसे पूछ दे स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या है, तो लिख दीजिएगा अपना भोजन ये स्वयं बनाता है, ये नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक। विषम पोषण 3 प्रकार का होगा, विषम पोषण या परपोषण, ठीक। मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी, परजीवी, ठीक। परजीवी में क्या होता है, अस्थाई या अस्थायी रूप से दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये क्या क्या मृत जीवी में मरा हुआ जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना, लेकिन परजीवी में क्या होता है ना, दूसरा जीव भी जीवित है, हम भी जीवित है, लेकिन हम उसके शरीर पर चढ़ के उससे उसके खून चूस चूस के अपना पोषण प्राप्त करेंगे। जैसे होता है हमारे माथा का जू, जो हमारे माथा में छोटा छोटा पिल्लू होता है जू, हम भी जीवित है और हमारे माथा वाला भी जीवित है, लेकिन वो हमारे माथा से, हमारे खून से, हमारे शरीर से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे परजीवी पोषण, ठीक। या फिर अमरबेल का पत्ता देखे होंगे, अमरबेल होता है ना,
पेड़ पौधा में लिपट जाता है, पेड़ पौधा से ही उसका पोषण ही पेड़ पौधे से ही अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी पेड़ पौधा भी जीवित रहता है, मरबेल भी जीवित रहता है। मलेरिया परजीवी के नाम सुने, परजीवी नाम ही है मलेरिया परजीवी। मच्छर दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, मलेरिया परजीवी, ठीक, इंसान को काट लेता है तो मलेरिया बीमारी हो जाता है, ठीक, तो समझ गए। मृत जीव में होता है ना कि मरे हुए चीज से अपना पोषण प्राप्त करेगा, भले मरे जो कोई जीव मर गया उस पर जाकर बैठ जाएगा, उससे अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक। लेकिन परजीवी में होता है जिंदा जीव पे जाकर बैठ जाता है और वो भी जिंदा रहता है जिससे पोषण प्राप्त कर रहा है, और जो पोषण प्राप्त कर, जैसे हमारे बाल का जू, ये भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, लेकिन पोषण दोनों को मिल रहा है, ठीक, वो हमारे शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है। तो परजीवी समझ गए, वैसा पोषण जिसमें अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जिंदा जीव से, ठीक, ना कि मरा हुआ। इसमें हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा जू, सर का जू, मतलब माथा का जो होता है बाल का जू, बाल का जू, जो हमारे बाल में जू है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा अथी अमरबेल, अमरबेल, अरे ठीक है, होगा मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, इसका नाम में ही परजीवी यानी परजीवी पोषण करता है, ठीक, समझ गए। पहला हो गया मृत जीवी जिसमें मरा हुआ चीज से पोषण प्राप्त कर रहा है, दूसरा है परजीवी जिसमें जिंदा हुआ चीज से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तीसरा होता है हमारा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। आप खुद अंदाजा लगाइए, इसमें क्या हुआ, मरा हुआ जीव से पोषण प्राप्त किया, इसमें जिंदा जीव से पोषण प्राप्त करता है, इसमें पेड़ पौधे से पोषण प्राप्त करता है, ठीक। जो जितना भी ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण, ठीक। जैसे मनुष्य हो गया, दाल भात खाते हैं जी, तो पेड़ पौधा से आता है ना दाल भात, दाल भात कोई जिंदा जीव से ले रहे हैं, कोई मुर्दा जीव से ले रहे हैं, नहीं, तो दाल भात का प्राणी संपोषण में आ गया। हो सकता है कि कहेंगे कि हम चिकन मटन खाते हैं, वो तो मुर्दा जीव से आता है, फिर भी वो ठोस के रूप में आप खा रहे हैं ना। आप चिकन खाते हैं, चिकन पेट में गया, उसके बाद अंदर से क्या होता है, उसमें से जितना प्रोटीन होता है, फैट प्रोटीन होता है, वो चिकन से निकलता है, टूटता है छोटे छोटे टुकड़े में, उसके बाद शरीर में घुसता है। लेकिन ये सब क्या करता है, डायरेक्ट प्रोटीन लेता है, ये लोग चिकन को नहीं खाता, डायरेक्ट जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा, फैट डायरेक्ट लेता है, ठीक। लेकिन हम लोग जो प्राणी संपोषण होता है इसमें ठोस या तरल के रूप में, ठोस मतलब कि जैसे मार्कर हो गया ठोस है, भात हो गया ठोस हो गया, रोटी ठोस हो गया, तरल मतलब कि लिक्विड, लिक्विड मतलब दाल हो गया, सब्जी हो गया, सब्जी का झोर लिक्विड, आलू ठोस होता है। तो जितना भी जीव हो गए, मनुष्य, चूहा और गाय, भैंस, बकरी, जितना बिल्ली, जितना भी जीव के नाम हम लोग आसपास देख रहे हैं, सब का होगा प्राणी संपोषण, जिसमें ठोस या तरल के रूप में खाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ठोस या तरल के रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में, तरल, तरल यानी कि द्रव, लिक्विड के रूप में, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसमें, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य, मनुष्य हो जाएगा, और गाय हो जाएगी, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी इत्यादि, ठीक। मोटा मोटी ऐसे याद रखिएगा, मृत जीवी में मरा हुआ जीव से पोषण प्राप्त करेगा, परजीवी में जिंदा जीव से पोषण प्राप्त करेगा, और प्राणी संपोषण में ज्यादातर पेड़ पौधे से पोषण प्राप्त करेगा। गाय का घास खाती है, पेड़ पौधे से आता है, मनुष्य हम लोग दाल चावल खाते हैं, फसल उगता है, यानी कि पेड़ पौधा से आया। हाँ, भले कोई एक्सेप्शन में हो जाता है, जैसे मांसाहारी जीव होते हैं वो लोग भी ठोस तरल के रूप में खाते हैं, जैसे शेर हो गया, हाइनास हो गया, लकड़बग्घा, और फिर जो मनुष्य ही होते हैं नॉन वेज खाते हैं, वो लोग भी इसी में आ जाएंगे प्राणी संपोषण में, क्योंकि प्राणी की तरह खाना खा रहे हैं। और मतलब जितना भी बड़ा बड़ा विशाल जीव हो जाएगा ना, सब इसमें, मच्छर छोटा जीव है, बैक्टीरिया, कवक किस्म छोटा छोटा जीव है, ये दोनों में आ जाएगा। जितना ही बड़ा बड़ा जीव है ना, चूहा से लेकर के जितना ही बड़ा बड़ा जीव हो जाएगा ना, खरगोश वगैरह सब इसमें आ जाएगा, प्राणी संपोषण। चलिए, ये हम पहले बता दिए थे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। पोषण को आप लोग समझ गए कि पोषण जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। स्व पोषण में खुद का भोजन बनता है, पर पोषण में दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक। एक जीव का नाम बताते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एक जीव है जिसका नाम है युगलीना, ठीक, युगलीना। यह एक ऐसा जीव है जिसमें स्व पोषण और पर पोषण दोनों होता है, ठीक। इसको मिक्सर ट्रॉफी कहते हैं, ठीक, इसको मिक्सर ट्रॉफी कहते हैं। इसमें स्व पोषण और पर पोषण दोनों होता है। यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, और प्रकाश संश्लेषण
करने के लिए सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिलता है, तो यह दूसरे जीवों को भी मारकर खा लेता है। ठीक, तो यूग्लिना का याद रखिएगा, यूग्लिना जो होता है यह मिक्सोट्रॉफी होता है, यह प्रकाश संश्लेषण करके भी अपना खाना बना सकता है और दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहता है, यानी कि स्वपोषण और परपोषण दोनों इसमें होता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है यूग्लिना। ठीक, तो समझ गए, स्वपोषण और परपोषण दोनों यूग्लिना में होता है। पहले चैप्टर में हम लोगों को मेन रूप से पोषण को ही समझना है। पोषण समझ गए कि पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब आपको समझना है कि पोषण किस किस चीज में होता है। पहला होगा पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। ठीक, पोषण तो समझ गए कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। या दो प्रकार का होता है, विषम पोषण भी 3 प्रकार का होता है। समझ गए, पोषण किस किस चीज में होगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण और दूसरा पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक, दूसरा क्या होगा, जंतुओं में पोषण। पहला हो गया पौधों में पोषण और दूसरा होगा जंतुओं में पोषण। ठीक, पौधों में पोषण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर कैसे पोषण होता है, कैसे खाना बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण शायद ऐसे लिखा था ना, प्रकाश संश्लेषण। एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा हिंदी में आकार हासिल करने वगैरह वगैरह में दिक्कत होता है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण फिर से लिख देते हैं। इसमें जो हम लोग पौधों में पोषण पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, कैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यह कैसे होता है, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण में सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा में पोषण की, अमीबा में कैसे पोषण होता है। ठीक, अमीबा, अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम। पहले पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, उसके बाद पढ़ेंगे पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। अमीबा कैसे अपना कुटपाथ द्वारा पोषण करता है, भोजन को पकड़ के खाता है। फिर पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। फिर हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तीसरा मनुष्य में पोषण। ठीक, मानव पाचन तंत्र, आहार नल के बारे में। मनुष्य में, ठीक, जंतुओं में पोषण सबसे पहले अमीबा, फिर पैरामीशियम, तीसरा में हो जाएगा मनुष्य। ठीक, पौधों में पोषण में प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले क्या समझना था, पोषण के बारे में। पोषण, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण क्या क्या, वो तो हम लोग समझ गए हैं। अब समझते हैं पौधों में पोषण, उसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। चैप्टर खत्म, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको। ठीक, देखिए समझते हैं पौधों में पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण। नाम आप लोग पहले सुने होंगे, प्रकाश, बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है, इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन पौधों में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा समझिए, इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस प्रक्रिया, ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक, लिखेंगे वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके बाद समझाएंगे कैसे होता है। ठीक, चित्र बना के समझाएंगे कैसे होता है, उससे पहले परिभाषा लिखिए। वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे जिसमें नहीं, जिससे, वह प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन
बनाते हैं। यही है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण समझ गए क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं, नया का है? नया देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। इसमें प्रमुख तत्व, ठीक, जो जो लगता है, ठीक, इसमें क्या क्या लगता है? इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं, ठीक, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक, पेड़ के पत्तों का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सनलाइट, ठीक, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक, आवश्यकता होती है। चार चीज होगा, चार गो एलिमेंट है, कौन कौन है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है H2O यानी कि जल, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा सूर्य के प्रकाश। अगर चारों मिल जाएगा पेड़ पौधों को तो वो अपना भोजन बना लेंगे, ठीक। इसका समीकरण होता है, समीकरण पर लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। समीकरण इसका होता है, कर रहे हैं भैया, बताते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप समझाएंगे कैसे होता है, पहले याद कर लीजिए। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कौन कौन? चार गो चीज जरूरी है, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक, ये चारों जरूरी है। इसका समीकरण होता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं, ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O अभिक्रिया करेगा, ऊपर हो जाएगा सनलाइट, सनलाइट नीचे हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऊपर हो गया सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, यहाँ पे बन जाएगा उससे पहले ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये इसका समीकरण है, काफी महत्वपूर्ण है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि 2 नंबर का परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश आवश्यक तत्व है, ठीक, आवश्यकता होती है। इसका समीकरण लिखिएगा 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर बनाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6H12O6, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस और 6H2O यानी कि जल, ठीक। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सूरज की उपस्थिति में वायुमंडल से यानी कि आसपास जो हवा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जड़, नीचे जड़ जो होता है, जड़ से नीचे से पानी लेते हैं और क्लोरोफिल पेड़ पौधे के अंदर ही पाया जाता है, ठीक। उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसको समझिए, ठीक। इसको हम इरेज करते हैं, इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं और समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ये पत्ता मान लेते हैं, ये पत्ता, ठीक है, ठीक, ये क्या है? पत्ता है, ठीक, ये पत्ता है। तो पत्ता पे ही अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे का ज्यादातर भोजन पत्ता पे ही बनता है। कैसे बनता है? देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट, यहाँ से सनलाइट आता है, पत्ते पे पड़ता है, पत्ते में पहले से ही क्लोरोफिल होता है। क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का रंग हरा होता है। यदि हरा पत्ता है यानी कि उसमें क्लोरोफिल है, पत्ता हरा नहीं है यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक। पत्ता का रंग क्या होता है? हरा होता है, हरा पत्ता यानी कि जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और इसके जो पत्ता का सतह होता है उसमें छोटे छोटे छेद पाया जाता है, ठीक, इस प्रकार से छोटे छोटे छेद पाया जाता है।
इस प्रकार से छोटा छोटा छेद पाया जाता है पत्ता पे, ठीक। इसको जो छेद पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रंध्र, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, रंध्र। जो रंध्र होता है इसी के द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जाएगा रंध्र में CO2, रंध्र के द्वारा ही, जो रंध्र होता है इसी द्वारा CO2 यानी कि जो बाहर होता है वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पेड़ पौधे अपने अंदर लेते हैं, जड़ की मदद से पानी लेते हैं H2O जल, ठीक। और क्लोरोफिल तो पहले से होता है, सनलाइट ऊपर से आता है सूरज से, ठीक, वायुमंडल से। तो ये इस प्रकार से पत्ते को सब कुछ प्राप्त होता है। जो क्लोरोफिल होता है ना, देखिए समझिए ध्यान से, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का यह क्लोरोफिल में यह टेंडेंसी होती है, क्लोरोफिल का यह गुण होता है कि यह सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक। जो क्लोरोफिल होता है वह सूरज के प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। अवशोषित करने के बाद जो एनर्जी, सूर्य क्या है, सूरज के प्रकाश से एनर्जी आ रहा है, सनलाइट एनर्जी है, ठीक। तो उस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद उसी एनर्जी की मदद से जो हमारा जल होता है, जल जिसको हम बोलते हैं H2O, ठीक, जल को तोड़ देता है। जल को क्या करता है, तोड़ देता है। देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है। जो क्लोरोफिल होता है वह वायुमंडल से सनलाइट ऑब्जर्व करता है, इसमें सनलाइट को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते हैं। जो क्लोरोफिल होता है इसमें सूरज की किरणें को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक। इसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद उसी ऊर्जा का उपयोग करता है जल को तोड़ने में। जल को तोड़ देता है अलग अलग, पहला हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ठीक। अभी मत कहिएगा कि यहाँ हाइड्रोजन दुई हो, इसलिए यहाँ पे खाली रह देते हैं, यहाँ पे 2 हटा देते हैं। चलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, जो क्लोरोफिल होता है वह वायुमंडल से सनलाइट को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, अवशोषित करने के बाद उसी ऊर्जा का उपयोग करता है जल को तोड़ने में। जल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में चला जाता है, यह रंध्र के द्वारा ही, ये जो रंध्र है इसी के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है वायुमंडल में O2, ठीक। इसको ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। यहीं पे ऑक्सीजन का ज्यादातर कोई काम नहीं होता है। ऑक्सीजन क्यों निकलता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जल जड़ से प्राप्त करते हैं। अब जो क्लोरोफिल होता है सूरज के प्रकाश को अवशोषित करके उस ऊर्जा का उपयोग करता है, इसको जल को तोड़ने में, जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है, कहता है जाओ भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको खाना है समोसा और चटनी, कह रहा है कि 10 रुपए में एक समोसा चटनी साथ में मिलेगा, आपको सिर्फ समोसा से मतलब है, चटनी नहीं खाना है, तो क्या कीजिएगा, 10 रुपया पापा से मांगिएगा, यानी कि सूरज के प्रकाश से अपना एनर्जी लिया और उसी 10 पैसे अपना समोसा खरीदिएगा, यानी कि उसी एनर्जी से जल को लिया और जल को तोड़ दिया। समोसा के आप लोग क्या कीजिएगा, लीजिएगा, समोसा चटनी साथ में देगा, आप चटनी को डस्टबिन में डालिएगा, कहिएगा जा भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, हमको बस समोसा चाहिए, अब वो सिर्फ समोसा पसंद है, तो चटनी को डस्टबिन में डालिएगा। वैसे ही क्या किया, हाइड्रोजन को पास रख लिया, ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया वायुमंडल में, जल को तोड़ के हाइड्रोजन निकाल लिया। इसको हाइड्रोजन से मतलब था, ऑक्सीजन से मतलब नहीं था, ठीक। तो ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुनिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन होता है वह कहां से निकलता है। आपसे ऑप्शन रहेगा जल से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से या H2O से। तो कहिएगा भैया देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी तो ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो कहां से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि ऑक्सीजन से, अच्छा जल से, तो बोलिएगा जल से। कई लोगों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है और उसी को कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन बाहर भेज देता है, वैसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो नीचे से जल लेता है ना, पनिया, पनिया में से ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक। आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो जल से निकलता है, ठीक, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं तोड़ता है, जल को तोड़ता है, ठीक, समझ गया। जल को तोड़ने के बाद इसको बोलते हैं पहली क्रिया। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण जिसमें होता है कि प्रकाश को ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्व मतलब अवशोषित किया, और जल को तोड़ने में उसको उपयोग किया, जल को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में छोड़ देता है। इसी रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, इसी रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, ठीक। तो देखिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, उसके बाद दूसरा चरण होता है। दूसरा चरण शुरू होता है जिसमें हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देता है, ठीक। जो इसके पास एनर्जी था
क्लोरोफिल के पास क्या एनर्जी था कि सूरज के लाइट को ऑब्जर्व किया था, उसके पास रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया था, ठीक। सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, उसमें अंदर पूरा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, उसी का ऊर्जा का उपयोग करके जल को तोड़ दिया, फिर उसी ऊर्जा का उपयोग करके जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन बच गया, इसको जोड़ देता है, ठीक। इसको जोड़ के क्या बनाता है, देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन, ये तीन गुण है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तीनों मिलकर बनाता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक। इसी को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12 और O6। समझ गए कैसे पूरा क्रिया होता है, फिर से समझिए। दो चरणों में संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण। पहला चरण में जो क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर क्षमता होती है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, उसी प्रकाश की मदद से, उसी ऊर्जा की मदद से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ देता है अलग अलग जल में, ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में भेज देता है और हाइड्रोजन को अपने पास रख लेता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देता है, ठीक। दोनों में केमिकल रिएक्शन करवा के, रासायनिक अभिक्रिया करके जोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को जोड़ के क्या बनता है, C6H12O6। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों है ना, C6H12O6 का निर्माण होता है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। इस प्रकार से टोटल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक। ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद यह पूरा पानी का नहीं तोड़ पाता है, पूरा पानी का उपयोग नहीं करता है, आधा ही पानी का उपयोग करता है, ठीक। और आधा पानी को वापस भेज देता है वेपोराइजेशन की मदद से, यानी कि बाष्पीकरण होता है, आधा पानी वापस रंध्र के द्वारा वापस चला जाता है वायुमंडल में बाष्प के रूप में, ठीक। आधा पानी का, यदि मान लीजिए कि 6 लीटर पानी लिया, H2O 6 लीटर पानी लिया तो मात्र 3 लीटर का ही उपयोग करता है और बाकी 3 लीटर वापस भेज देता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हमारा समीकरण प्राप्त हुआ कि इसमें क्या क्या लगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगा 6CO2, एक दो को नहीं जाता है, यहाँ पर सिर्फ CO2 लिख दिया है ना। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन 21 गो है, यहाँ कार्बन 6 गो कैसे आ गया, तो देखिए काहे, कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, 6CO2 प्लस 12H2O, 12 गो H2O जाता है। ऐसा मत कहिएगा कि हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 12 गो कैसे आ गया, तो इसके कारण आया है। यहाँ 12H2O है ना, 12H2O, ठीक। 6CO2 प्लस 12H2O, यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हमारा अभिक्रिया करके बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। हम क्या बताएं कि आधा जल बाहर कर देता है, आधा जल वापस कर देता है, आधा जल को तोड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलग अलग रूप में, तो आधा जल को तोड़ के ऑक्सीजन निकालता है और आधा जल वापस कर देता है। देखिए यहाँ पे 12 को जल लिया था, ठीक, 12H2O, C6, यहाँ देखिए यहाँ पे 12H2O लिया था ना, लेकिन दिया है कितना, 6H2O दिया है, यानी कि आधा का उपयोग किया और आधा वापस भेज दिया, आधा जल लेता है, आधा को वापस भेज देता है, और जल को तोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, उसमें से ऑक्सीजन को भी वापस भेज देता है और हाइड्रोजन को अपने पास रख के कार्बन डाइऑक्साइड में जोड़ देता है, ठीक। तो जोड़ने से बनता है C6H12O6। यह पूरा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और यह कहाँ होती है, तो याद रखिएगा, यह होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पूरा प्रकाश संश्लेषण जितना भी खेला हो रहा है ना, ये सब होता है A to Z, पहला चरण दूसरा चरण, दोनों चरण संपन्न होता है क्लोरोप्लास्ट में ही। क्लोरोप्लास्ट में ही कहा पाया जाता है, क्लोरोफिल प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें ही हमारा होता है क्लोरोफिल जो प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट में सारा क्रिया संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक। इसको और क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल को और पर्णहरित कहा जाता है, ठीक। पर्णहरित, याद रखिएगा, पर्णहरित भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण पत्ती का रंग हरा हो जाता है, इसलिए इसको पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पूरा प्रकाश संश्लेषण यही हो रहा है, जितना भी क्रिया पूरा नाटक ड्रामा हो रहा है ना, सब क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक। याद रखिएगा, क्योंकि सारा नाटक ड्रामा सब क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हो रहा है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है और क्लोरोफिल को अंगक बोला जाता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इसको बोलते हैं, अंगक इसको अंग बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, ठीक। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पूरा
नाटक ड्रामा होता है वही प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। अब प्रकाश को ऑब्जर्व करने के बाद आधा ऊर्जा तो लगाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, आधा जो होता है ना ऊर्जा, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बन ग्लूकोज के साथ भेज देता है। ठीक, जो हमारा प्रकाश ऊर्जा आता है, प्रकाश का ऊर्जा, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल के, तो समझ गए, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल के ग्लूकोज के साथ रख लेता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की पूरा क्रिया होने के बाद जो ग्लूकोज होता है इसको जो अपने अंदर रखता है, स्टोर करके किस रूप में रखता है याद रखेगा, स्टार्च के रूप में रखता है। ठीक, स्टार्च 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 के रूप में अपने अंदर रखता है, इसी को मंड बोलते हैं। ठीक, स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित करके रखता है, यानी कि बचा के रखता है, ताकि जहना प्रकाश नहीं उगेगा, जहना सूरज नहीं उगेगा, जहना खाना बनाने में मदद होगा। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वह किस रूप में जमा रहता है पत्तियों में, तो याद रखेगा स्टार्च या मंड के रूप में जमा होता है। और पूछा जाएगा कि पूरे पेड़ पौधों में कैसे भेजा जाता है, किस रूप में भेजा जाता है, तो इसको पूरे पेड़ पौधों में सुक्रोज के रूप में भेजा जाता है। ठीक, याद रखेगा क्या होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक, याद रखेगा स्टार्च या मंड के रूप में जमा रहता है। और पूछा जाएगा कि जमा तो ठीक है, मतलब कि एक कोठी चावल जमा किए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मंड के रूप में जमा है। और फिर बात आया कि नहीं चावल निकालो, मेहमान आए हैं घर में खाना बनाना है, यानी कि सभी जगह बैठाना है, वह बचाया हुआ ऊर्जा को, बनाया हुआ ऊर्जा को सभी पूरा पेड़ पौधा को पूरा शरीर में पहुंचाना है, तो वह सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, याद रखेगा सुक्रोज के रूप में, शायद सुक्रोज ही होता है, हाँ सुक्रोज का ही पहचान नहीं हो पाता इंसान में, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, याद रखिएगा, समझ गए पूरा प्रकाश संश्लेषण। ये जो रंध्र होता है यह कब खुलेगा कब बंद होगा, यह निर्भर करता है कि जल आ रहा है कि नहीं, जल आएगा नीचे से जड़िया से तब ही ना प्रकाश संश्लेषण होगा जी, बिना जल के प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, नहीं हो सकता। पूरा चीज मिल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन जल नहीं मिलेगा तब कार्बन प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और पेड़ पौधा मर जाएगा। या फिर जल भी है, पर्णहरित भी है, यानी कि क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल को पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल कहते हैं, तो क्लोरोफिल भी है, जल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खाना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यानी कि पेड़ पौधा मर जाएगा। ठीक, यानी कि इसको खाना को चारों में से एक चीज भी गायब हो गया ना, तो यह CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट और क्या होता है, जल, जल H2O, इस चारों में से कोई भी एक चीज गायब हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक, याद रखिए, इसलिए सूखे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा तो उसका रंग हरा रहेगा, और हरा रंग नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और सूखे पेड़ पौधे मर के पेड़ से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा होता है प्रकाश संश्लेषण का नाटक ड्रामा, समझ गए। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सूर्य के प्रकाश को जो ऊर्जा आता है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जल को, आधा जल को, जितना भी जल लिया जाता है, 12 बाल्टी जल लेते हैं, ठीक, उसमें आधा जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है वायुमंडल में, हाइड्रोजन का उपयोग करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, यही हो गया ग्लूकोज का निर्माण। और 6CO2 जल को तोड़ के बाहर भेज दिया था, अब आधा जल को ही बाहर भेज देता है, आधा का ही उपयोग करता है। ठीक, टोटल का आधा का 12 अणु लेता है, लेकिन आधा 6 अणु वापस कर देता है H2O। ठीक, अब देखिए इसमें जो होता है क्लोरोफिल, पूरा क्लोरोप्लास्ट समझ गया, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके इसके साथ भेज दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, इसमें, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज में। ठीक, ग्लूकोज में इसको डाल दिया जाता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक, इसमें सूर्य के प्रकाश में इसमें रासायनिक ऊर्जा भी होता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो सूर्य का प्रकाश को अवशोषित किया था उसमें से आधा का तो उपयोग किया था, पनिया के तोड़े लगी, और आधा जब बचता है ना उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें डाल देता है। ठीक, यह जमा किस रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में। और पूछा जाएगा पूरे शरीर में फैलता कैसे है, पूरे पेड़ पौधा में सुक्रोज के रूप में। ठीक, और जो ये रंध्र होता है इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन बाहर आता है, और इसी रंध्र के द्वारा ही जल भी बाहर आता है। जो जल 6 देख रहे हैं ना, 6H2O बाहर आ रहा है, जल भी रंध्र के द्वारा ही बाहर आता है। तो रंध्र कब खुलता है कब बंद होता है, तो देखिए जब जल रंध्र में, रंध्र का कुछ संरचना इस प्रकार से होता है। देखिए रंध्र का संरचना बनाते हैं, इस प्रकार से होता है।
रंध्र का संरचना इस प्रकार से होता है, ठीक। यहाँ पे कुछ कुछ रहता है ऐसे बूंदे बूंदे, यही होता है हमारा रंध्र, या अंदर छेद दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रंध्र, ठीक। इसी को बोलते हैं रंध्र। इस प्रकार से संरचना होता है। यह जब इसमें पानी भर जाता है तो यह फूल जाता है, ठीक। पानी भरने के कारण मोटा जाता है, फूल जाता है, तो यह खुल जाता है, ठीक। यह जो रंध्र होता है खुल जाता है और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाता है, इसमें से 6H2O है, जल बाहर निकल जाता है। जब जल बाहर निकलता है सिकुड़ जाता है और बंद हो जाता है, ठीक। सिकुड़ने के बाद इस प्रकार से बंद हो जाता है, ठीक। सिकुड़ने के बाद इस प्रकार से बंद हो जाएगा रंध्र, ये बंद हो जाएगा। और जब इसमें पानी रहेगा अंदर, इसमें क्या रहेगा, पानी। जब इसको पानी मिलता है तो यह फूल जाता है। फूलने के बाद क्या होता है, इसे खुल जाता है, ठीक। जब इसमें पानी आता है तब फूल जाता है, फूलने के कारण यह खुल जाता है, पूरा टाइट हो जाता है, तो रंध्र खुल जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होने लगता है और पूरा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के बाद यह बंद हो जाता है, इसमें से पानी निकल जाता है, ठीक। यही है रंध्र, स्टोमाटा इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, STOM, अंग्रेजी में इसको स्टोमाटा बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ठीक। समझ गए पूरा स्टोमाटा कैसे काम करता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी लाल होता है, लाल रंग। जो सूरज का प्रकाश आ रहा है उसमें सभी रंग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है लाल रंग, ठीक। याद रखिएगा, लाल रंग, लाल रंग का सूरज प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, उसी से पूरा प्रकाश संश्लेषण जल्दी जल्दी होगा, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश, ठीक। इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता है, तो होगा कैसे, जब उसको आर्टिफिशियल रेड लाइट, मान लीजिए कि कहेगा भैया रात में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है ना, तो हम लाल टॉर्च लाएंगे, लाल टॉर्च, जिसमें से लाल अथी रंग निकलता होगा, भुकभुकिया तनी बारे हैं बॉल, उसमें लाल रंग भी बढ़ता है, तो लाल टॉर्च ला के इस पे बारेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा, जरूर होगा, ठीक। तो रात में भी प्रकाश संश्लेषण यदि करा सकते हैं, इसमें आप टॉर्च भर के कराएंगे तो, ठीक। यानी रात में प्रकाश संश्लेषण नेचुरल रूप से होता है नहीं, दिन में होता है जब सूर्य का प्रकाश आता है। दिन में मेन रूप से कब, सुबह और शाम को। सुबह और शाम देखिएगा सूरज के किरण जो होता है लाल लाल रहता है, लाल रंग इसके लिए ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए सुबह और शाम को ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों, क्योंकि सुबह और शाम में लाल रंग का सूरज होता है, लेकिन दोपहर में नहीं होता है, दोपहर में बंद हो जाता है सब कुछ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज्यादा सूरज की मात्रा आता है प्रकाश की, ठीक। समझ गए पूरा, यही है प्रकाश संश्लेषण। और यही था हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण अंगक। और देखते हैं बुक में कुछ छूटा नहीं गया है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं छूटा है, पूरा हो गया। क्लोरोप्लास्ट, यही हमारा प्रकाश संश्लेषण। इसका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया को समझाइए। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि प्रथम चरण में क्या होता है, कैसे क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब करता है अथी किसको, सूर्य के प्रकाश को, फिर उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जल को तोड़ के ऑक्सीजन अलग करता है, और फिर हाइड्रोजन का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पूरा लिखना पड़ेगा यदि 5 नंबर पूछेगा तो, ठीक। यदि आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर वाला में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सिर्फ इसका परिभाषा लिख के और इसका नीचे समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक। परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, ठीक। इसका समीकरण क्या होता है, समीकरण आपको फिर से लिख के समझा देते हैं। यदि आपको ये पूरा समझ में आया है तो आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक। इसका समीकरण फिर से देख लीजिए क्या होगा। समीकरण में 6H2O सॉरी H2O नहीं 6CO2 प्लस 12H2O अभिक्रिया करेगा, इस प्रकार से तीर दे दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, C6H12O6, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, प्लस 6O2 जो कि जल को तोड़ने के बाद अलग हुआ था, और प्लस आधा जल 6H2O, आधा जल बाहर हो जाता है, ठीक। तो यही पूरा है हमारा रिएक्शन।
इसमें देखिए इधर कार्बन के गो है, 6 गो है, इधर कार्बन देखिए, कार्बन इधर 6 गो है, ठीक। हाइड्रोजन इधर के गो है, इधर पहले देखते हैं। हाइड्रोजन इधर है 12 गो, आई 2 है, H2 है ना, तो 12 दूनी 24 गो हाइड्रोजन है, ठीक। तो इधर देखिए हाइड्रोजन के गो 12 गो यहाँ हो गया, और 6 दूनी 12 गो यहाँ, 12 दूनी 24, देखिए 2 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 और 12 गो, 12 दूनी 24 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितना है, ये 2 गो, 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन इधर है, और 12 गो इधर, 12 दूनी 24, इसमें 6 ऑक्सीजन इधर है, 12 ऑक्सीजन इधर है, और फिर 6 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि इधर टोटल 24 ऑक्सीजन। तो पूरा संतुलित हो गया, ठीक। इसको क्या बोले, पूरा संतुलित। यही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखने के बाद नीचे समीकरण यह लिख दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषण समाप्त होता है। अब देखिए ध्यान से, 5 नंबर वाला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। टोटल कितना, 4 गो, 4 गो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 5 नंबर वाला, जो कि हर साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन रेयर केस में पूछ दिया जाता है, ठीक। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि सिद्ध करें, साबित करें, प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल महत्वपूर्ण होता है। तो वो सब हम आपको जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो वो सिखा देंगे। क्या है कि अभी तो हम पूरा सिलेबस समझा रहे हैं ना, यदि सिलेबस में आपको पूरा समझाएंगे तो वो भी समझा सकते हैं, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है, ठीक, कि कैसे क्यों जरूरी है, तो आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है, जो आपको क्वेश्चन आंसर कराते समय समझा देंगे, ठीक। पहला प्रश्न बनता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश जरूरी है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जरूरी है। फिर चौथा प्रश्न बनेगा, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जरूरी है। चारों चीज, 4 प्रश्न बनेगा। पहला क्या बनेगा, 4 प्रश्न बनता है, ठीक। पहला क्या बनेगा, जल के लिए। दूसरा प्रश्न बनेगा कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तीसरा बनेगा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जरूरी है। चौथा बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य सनलाइट जरूरी है, सिद्ध करें, ठीक। तो टोटल 4 प्रश्न बनता है, जो कि हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, समझा देंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझेंगे, मनुष्यों में पोषण। आपका पौधों में पोषण समाप्त हो गया, मनुष्यों में पोषण से पहले जीवों में पोषण, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में जीवों में पोषण समझेंगे, कैसे जीवों में पोषण होता है, कैसे अमीबा में अपना भोजन कैसे कुटपाथ की मदद से पकड़ता है, ये इमेज बना के समझाएंगे बढ़िया से। फिर पैरामीशियम का भी इमेज बना के समझाएंगे कैसे पैरामीशियम में भोजन होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला, जो कि 2024 में भी पूछा गया था सेकंड पाली में, कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, या फिर मानव आहार नल। पूरा बढ़िया से समझाएंगे, पूरा A to Z मानव आहार नल, तो ऐसा समझाएंगे ना कि पूरा याद हो जाएगा, ठीक। पूरा याद हो जाएगा आपको। बस एक बार लिखिए, देखिएगा ना, पूरा खुद से चित्र बनाइएगा, पूरा नाम लिखिए, चित्र बना के समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से फोटो लगा रहेगा, चित्र बना के समझाएंगे कैसे नाम लिखना है, कौन सा चीज अंग में कौन सा काम होता है, सब चीज बढ़िया से समझाएंगे, पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक। तो ये सब हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में। अगला लेक्चर में हम लोग पैरामीशियम, अभिमय पोषण, उसके बाद फिर मानव में पोषण, ठीक। फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन आंसर में हम लोग आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक। उससे पहले आपको एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता देते हैं कि रंध्र बताया ना, प्रकाश संश्लेषण में जो रंध्र पाया जाता है पत्तियों में, इस प्रकार से बताया ना कि पत्ती में रंध्र पाया जाता है। यह एक पौधा होता है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक। एक पौधा होता है उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न। एक पौधा होता है जिसमें आपको सर्च करके लाना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक। गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे, ग्रोक पे, जितना सारा AI टूल्स है, या फिर गूगल पे जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, और उसका नाम लिखना है, ठीक। उसका नाम हमको याद था, शायद अस्टोमा अस्मेटा ऐसे कुछ नाम था, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको शुरू में सिर्फ समझाने पे ध्यान दिए हैं। अभी तक आपको हम शेयर करने के लिए बोले थे ना, सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो पूरा संपन्न हो गया है। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके क्लास 10th में है, 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, सभी के पास शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कोई भी डाउट, या फिर किसी प्रकार का डाउट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, या फिर किसी पर नोट्स कैसे बनाएं भैया मोटिवेशन नहीं है भैया, टाइम के कैसे मैनेज करें भैया, कोची मतलब जो भी डाउट होगा ना, जो भी कुछ होगा, सीधा कमेंट बॉक्स उसी के लिए है, कमेंट में डाल दीजिए। जो भी कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो रहा है 10th के सिलेबस से, भैया डिमोटिवेट रहते हैं, कुछ मोटिवेशनल लाइन दीजिए, भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, स्कूल है, कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है,
क्या होगा उसके लिए बताएंगे कैसे करना है। भैया समझ में नहीं आ रहा है प्रकाशन सेशन क्या होता है, फिर से समझाएंगे। मतलब कोई भी चीज भैया, इंग्लिश का नोट्स कैसे बनाए, हिंदी का नोट्स कैसे बनाए, लेखक का नाम नहीं याद हो रहा है, ट्रिक बताइए, जो भी आपका दिक्कत है सब कमेंट कीजिए, आपको पूरा दिक्कत का सोल्यूशन देंगे। ठीक, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना होगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको मंथली टेस्ट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां जुड़ जाइए। वहां पे आपको मंथली टेस्ट होगा और साप्ताहिक टेस्ट, जो भी हम लोग सप्ताह में पढ़ेंगे पूरा टेस्ट होगा साप्ताहिक टेस्ट, और जो भी पूरा महीना पढ़ेंगे उसका मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट में जिसका अच्छा नंबर आएगा उसको मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक, प्राइज दिया जाएगा। जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक।